नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि धीरे धीरे करके जैसे एमिशन नॉर्म में चेंजेस होते जा रहे हैं, वैसे ही धीरे धीरे करके कंपनियां अपने मोटरसाइकिल एंड स्कूटर में भी धीरे धीरे कुछ कुछ बदलाव करते जा रही हैं, यानी कि इंजन में बदलाव करते जा रहे हैं। उनमें से सबसे बड़ा जो मेजर चेंज है वो है BS6 नॉर्म। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे देश में अभी BS6 वाली जो मोटरसाइकिल है वो चल रही है। BS4 वाली जो मोटरसाइकिल है वो यहाँ पर टोटली बंद कर दी गई है। आखिर BS4 और BS6 में अंतर क्या है? तो BS4 वाली जो मोटरसाइकिल और स्कूटर आती थी उसमें कन्वेंशनल टाइप के कार्बोरेटर सिस्टम का यूज किया जाता था, लेकिन जो अभी BS6 वाली जो मोटरसाइकिल आ रही है उसमें कार्बोरेटर को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया गया है और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का यूज किया गया है। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना अपने BS6 बाइक या फिर स्कूटर के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पेट्रोल। जनरली देखा जाए तो सबसे बड़ी गलती हम यहीं पर करते हैं भैया। होता ये है कि हमारी जो आदत है घाई वाली, जल्दी करो, तो उसमें हम कहीं से भी और कैसा भी पेट्रोल अपनी गाड़ी में फिल करा लेते हैं। ये बात आपसे भी नहीं छुपी है, ना मेरे से छुपी है। सारे लोगों को पता है कि पेट्रोल पंप वाले आज कौन सी क्या हरकत करते हैं। पानी ऐड कर देते हैं या फिर केरोसिन की मात्रा ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है यानी जो FI मोटर सारी चीज़ें यूनिट है वो ख़राब होने का डर रहता है। कार्बोरेटर सिस्टम में ये सारी चीज़ें नहीं थी, मतलब वो तो सस्ता सुंदर टिकाऊ था, झाड़े झूड़े उसको चला दिए। लेकिन FI वाले में ऐसा कुछ झाड़ने झुड़ने वाला कुछ हिसाब किताब नहीं है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहकर काम करना होगा। पेट्रोल पंप का सही चुनाव कीजिए। जहाँ पेट्रोल अच्छा मिलता है आप वहीं से पेट्रोल डलाइए। हो सके तो टंकी फुल करा लीजिए, हफ्ते भर चलाइए। अगर गाड़ी हैवी है तो हफ्ता भर तो नहीं चलेगा, मुझे भी पता है। लेकिन जो पेट्रोल पंप है आपको लगता है कि ट्रस्टवर्दी है, आप वहीं से पेट्रोल डलाइए। उसके अलावा आप कहीं से भी पेट्रोल मत डलाइए। अगर आप अदर सिटी में जाते हैं तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा रिलायंस वगैरह का जो पेट्रोल पंप है अगर आप वहाँ से डलाते हैं तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये जो पेट्रोल पंप है रिलायंस के वो काफ़ी अच्छा पेट्रोल प्रोवाइड करते हैं। ये मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। जो चीज़ अच्छी है यार तो उसको मतलब प्रमोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपको भी पता है कि रिलायंस के पेट्रोल पंप में पेट्रोल काफ़ी अच्छा मिलता है। अब बात करते हैं पेट्रोल के दूसरे पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट ये था कि आपको पेट्रोल पंप का सही चुनाव करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि टंकी में आपको पेट्रोल कितना रखना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्बोरेटर में होता ये था कि आप गाड़ी को थोड़ा सा झुका दिया, अगर पेट्रोल कम है तो झुका दिए या फिर टंकी में फूंक मार दिए, उसके बाद उसको चालू किया और चल दिए भैया। FI में बिल्कुल भी मत करना, होगा भी नहीं, कुछ होने वाला भी नहीं है। उल्टा और खर्चा बढ़ भी सकता है अगर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ख़राब हो गया तो। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का कारण क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे आप गाड़ी की ऑन करते हैं तो आपको टंकी में से घुन ऐसा करके आवाज़ आता है। मतलब आप कभी देखना सुनना तो आपको सुनाई देगा। तो होता ये है कि टंकी में लगी होती है फ्यूल पंप मोटर, और अगर आप उसमें पेट्रोल कम रखते हो तो जो मोटर है वो अंदर में है, तो उसको ठंडा होने के लिए कुछ तो ज़रिया चाहिए। तो पेट्रोल को यूज़ करता है अपने आप को ठंडा रखने के लिए, जिसकी वजह से कंपनी वाले अगर जब आप गाड़ी नई लेने जाते हो तो आपको पहले ही वो बता देते कि आपको टंकी में कम से कम 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल रखना ही है। इसी वजह से यहाँ से जो पेट्रोल वाला जो नॉब है रिजर्व ऑन ऑफ वाला, वो यहाँ पर टोटली हटा दिया गया है। अगर वो रहता है तो मतलब आपको थोड़ा सा माइंड में रहता है, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने उसको टोटली हटा दिया है। हालांकि कुछ कुछ कंपनियां आज भी वो वाला जो मतलब नॉब है दे रही है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ये नॉब नहीं दे रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो टंकी में आपको पेट्रोल कम से कम 1 से 1.5 लीटर रखना ही है। ये ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूल पंप मोटर को ठंडा रखना है तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। नहीं तो फ्यूल पंप मोटर ख़राब होगा तो ये भी आपकी जो जेब में अच्छा चपेट मार सकता है। अगर स्प्लेंडर वगैरह जैसी गाड़ियाँ तो उसमें कम से कम आप 1 लीटर पेट्रोल रख सकते हो। KTM ड्यूक वगैरह में तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा, कम से कम 2.5 से 3 लीटर, क्योंकि उसकी टंकी बड़ी होती है। तो आपको कम से कम 2.5 से 3 लीटर पेट्रोल उसमें रखना ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि BS6 वाली गाड़ियों के लिए अब आपको 10 से 15 हज़ार रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं। वो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और ये सारी जो चीज़ें ऐड की गई है इसकी वजह से आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको पेट्रोल पंप का या फिर पेट्रोल का सही चुनाव करना है। और दूसरा जो पॉइंट है, आपको पेट्रोल का जो लेवल है वो आपको मेंटेन करके टंकी में रखना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, वो है सर्विस। देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है BS6 बाइक एंड स्कूटर के लिए। होता ये है कि हमारी जो आदत है बुरी वाली कि आज नहीं कराते यार सर्विस, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो पैसे की कमी है, 200-300 किलोमीटर चल जाएगा तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा यार, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, मान लेते हैं BS4 में आपने ये सारी गलतियाँ की, लेकिन BS6 इंजन में आपको ये सारी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आपकी जेब पे लंबी चपेट पड़ सकती है, आपको लंबा खर्चा पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। टाइम टू टाइम आपको सर्विस करानी पड़ेगी।
बढ़ते हैं सर्विस के दूसरे पॉइंट की ओर, वो है ट्रेंड मैकेनिक। होता ये है कि हम अपना थोड़ा सा पैसा और समय बचाने के लिए हम अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर पर ना ले जाकर हम उसको लेके जाते हैं लोकल मैकेनिक के पास में, और वो हमारा काम झटपट और जल्दी करके दे देते हैं। आपको भी पता है कि अगर आप गाड़ी को नॉर्मली अगर ऑयल चेंज के लिए भी अगर आप भेजते हो तो वो सुबह से शाम लगा देते हैं मतलब काम करने में, लेकिन अगर आप लोकल मैकेनिक के पास में जाते हैं तो विद इन आवर मतलब 1 घंटे में आपका सारा काम निपट जाता है, यहाँ तक कि वॉशिंग और पॉलिश वगैरह भी करके दे देते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पर रुकना होगा, क्योंकि BS4 वाली गाड़ियों में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। लोकल मैकेनिक को आपको दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारा काम आपको करके दे देंगे। BS6 में अब आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि लोकल मैकेनिक को अभी नॉलेज ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक के साथ में डील कैसे करना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक इंजन के साथ में डील कैसे करना है। बहुत कम ऐसे मैकेनिक है जिनको इलेक्ट्रॉनिक इंजन के साथ में डील करना आ चुका है, और बहुत सारे मैकेनिक्स को अभी भी इलेक्ट्रॉनिक इंजन के साथ डील करना नहीं आता है। तो लोकल मैकेनिक को अभी आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ उस बंदे को मतलब सामने वाला जो मैकेनिक है उसको मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंजन के साथ में डील करना आता है, तभी आप अपनी गाड़ी को दिखाओ, वरना आप गाड़ी को लोकल मैकेनिक को बिल्कुल भी मत दिखाओ। सर्विस सेंटर पर लेके जाओ और उसको प्रॉपर चेक कराओ, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोरेटर है वो यहाँ पर टोटली रिप्लेस कर दिया गया है। तो FI है, तो FI वाली जो चीज़ें है वो जनरली देखा जाए तो सभी मैकेनिक को नहीं पता है। तो आप थोड़ा सा आपको सतर्क रहकर ये सारी चीज़ें काम करना है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि जो इंजन माल फंक्शन लाइट BS6 की हर मोटरसाइकिल और स्कूटर में दी जा रही है, अगर गाड़ी चलने के टाइम में अगर वो लाइट जलती है तो ये नहीं है कि गाड़ी चल रही है तो चलाओ चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, कार्बोरेटर नहीं है भैया, यहाँ पर मामला बिगड़ सकता है, जेब में अच्छी चपेट लग सकती है। अगर वो जलती है तो उसको तुरंत लेके जाओ सर्विस सेंटर में, चेक कराओ, प्रॉपर उसकी देखरेख करो। BS6 मतलब अब छोटे बच्चे की तरह है, तो आपको उसको काफ़ी अच्छे से देखरेख करना पड़ेगा ही। सर्विस के तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल भी आपको प्रॉपर ग्रेड का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि कंपनी रिकमेंड करती है। 30-40 बचाने के चक्कर में आप थोड़ा सा दिक्कत मत पालना, हो सके तो जो कंपनी रिकमेंड करती है वही आप इंजन ऑयल अपनी गाड़ी में डलवाओ, यानी कि फिल करवाओ। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर तीसरे की ओर। तो पॉइंट नंबर तीसरा, अनवांटेड वायरिंग। हमें अपनी बाइक को सजा धजा के एकदम टिप टॉप रखने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है, स्पेशली लड़कों को। वो तो भैया ग्राफिक वर्क, फॉग लैम्प वगैरह ऐड कर देना, लाइटें लूटे लगाना, हॉर्न वगैरह नई टाइप की लगाना, जलवा वाला हॉर्न, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मैंने भी अपनी बाइक के साथ में बहुत सारी छेड़खानी की हुई है, मैं भी इसका शिकार हो चुका हूँ। लेकिन इसमें होता ये है कि अगर आप ये सारी चीज़ें अपनी बाइक में ऐड करते हैं तो जो वारंटी है वायरिंग से रिलेटेड वाली, वो सारी चीज़ें कंपनी नहीं मानती है। अगर आपकी गाड़ी में कुछ इशू होता है तो वारंटी आपकी लैप्स हो जाती है। BS4 में देखा जाए तो ये सारी चीज़ें ठीक थी भैया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सेंसर वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन BS6 में अब क्या हो गया है कि FI हो गया, यानी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हो गया। उसके चलते यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यानी कि सेंसर्स को ऐड कर दिया गया, यानी कि पहले से गाड़ी के जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स है वो बढ़ चुके हैं, और उसमें और भी आप चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो और ज़्यादा लोड पड़ने वाला है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। आपको बाइक स्टॉक जैसे कंपनी से आती है वैसे ही आपको रखनी पड़ेगी। हो सके तो अगर आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं तो किसी मैकेनिक या फिर कोई मतलब ट्रेंड बंदा हो तो उसको ये बोलिए कि इसमें रिले वगैरह सारी चीज़ें, लाइक हॉर्न वगैरह में भी रिले लगता है, मतलब फॉग लैम्प में भी आप चाहें तो रिले वगैरह लगा सकते हैं। तो अगर आप प्रॉपर वे में अगर इन सारी चीज़ों को लगाते हैं तो ही ठीक है, नहीं तो फिर भैया ये सारी चीज़ें अगर आप डायरेक्ट सोच रहे हो लगाने तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो कई भाइयों को ये सारी चीज़ें समझ आ रही होगी और कई भाइयों को ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी। तो मैं आपको बताता हूँ, होता ये है कि जब आप एसेसरीज़ की दुकान में जाते हो, या मान लीजिए आपने कोई फॉग लैम्प लिया या फिर हॉर्न लिया, तो उसने क्या किया, वो जो मतलब जो स्टॉक वाला हॉर्न है उसको निकाल के उसके जगह उसने वहाँ पर लगा दिया, और आपने कहा मुझे 1 नहीं 2 हॉर्न चाहिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो लोड है वो कैपेसिटी है वहाँ से आज सिर्फ 1 हॉर्न के लिए रहा, और आपने वहाँ पे डबल हॉर्न लगा लिया, यानी कि डबल मतलब पावर ज़्यादा लगेगा। तो वहाँ पे आपको एक रिले ऐड करनी पड़ती है, जिससे जो पावर है का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल अमाउंट में जाता है, और आपकी जो वायरिंग है वहाँ पर वायरिंग पर लोड नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो वायरिंग पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। आपको भी पता होगा जब BS4 नाम आया था तो उसमें कुछ चीज़ें कंपलसरी कर दी गई थी, जैसे कि स्कूटर और बाइक के जो हेडलैम्प है वो हमेशा जलते रहने चाहिए, यानी कि ऑल टाइम जलते ही रहने चाहिए। जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे उसके जो हेडलैम्प है वो हमेशा जलते ही रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कुछ कंपनियां इसमें ऐसी भी थी जिन्होंने मतलब डे टाइम रनिंग लाइट यूज़ किया था, हेडलैम्प को ऑन नहीं किया था, जैसे कि बजाज, TVS वगैरह। इन कंपनियों ने थोड़े थोड़े मतलब कुछ पर्टिकुलर मॉडल्स में उन्होंने DRL ऐड किया था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है।
अगर डे टाइम में भी अगर हेडलैम्प ऑन रहता है तो उसके भी कुछ कुछ मतलब डिसएडवांटेज है, तो अब उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। जैसा कि हमेशा अगर हेडलैम्प उसकी ऑन रहेगी तो सबसे पहला जो हेडलैम्प की जो मतलब रिफ्लेक्टर है उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर उसकी रिफ्लेक्टर की जो लाइफ है कम से कम 3 से 4 साल की है, अगर वो हमेशा चलते रहेगी, अगर आपकी गाड़ी कंटिन्यूअस रनिंग में, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो सिर्फ 1 साल में उसका जो रिफ्लेक्टर है वो फेड पड़ जाएगा, यानी पीला हो जाएगा। तो हेडलैम्प यहाँ पर आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर ये चीज़ DRL रहेगा और हेडलैम्प बंद रहेगा तो ये चीज़ नहीं होगी, आपकी जो हेडलैम्प की जो रिफ्लेक्टर की लाइफ है वो बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ है हेडलैम्प के वायरिंग पर लोड पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हेडलैम्प ऑन रहेगा, यानी हैलोजन बल्ब वाली हेडलैम्प है, अगर वो ऑन रहेगी तो वायरिंग पर तो लोड पड़ना ही पड़ना है। तीसरी चीज़ की बात करें तो तीसरी चीज़ है कॉइल। कॉइल पर भी हमेशा लोड पड़ेगा। अगर कॉइल पर हमेशा लोड पड़ेगा तो कॉइल की भी लाइफ यहाँ पर कम हो जाएगी, यानी जो इग्निशन कॉइल है उसकी भी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। और माइलेज में भी यहाँ पर फ़र्क पड़ने वाला है। कई लोगों को ये पता नहीं होगा, अगर कॉइल पर लोड पड़ेगा, यानी कि कॉइल को घुमाता कौन है, इंजन ही घुमाता है, क्रैंक शाफ्ट ही घुमाता है। अगर उस पर लोड पड़ेगा तो जाहिर सी बात है माइलेज भी आपकी यहाँ पर कम होगी ही होगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो कंपनियों को हेडलैम्प ऑन ना करके LED वाली हेडलैम्प के साथ में ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। ये सिर्फ होने वाला है तो ये हेलोजन बल्ब वाली हेडलैम्प के साथ में होने वाला है। LED आपको भी पता है कि उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करता है, तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता उसके वायरिंग वगैरह पर। ये सारी जो चीज़ें हेलोजन बल्ब वाली हेडलैम्प के साथ में होने वाला है। तो यहाँ पर BS6 की जितनी भी बाइक एंड स्कूटर है, हो सके तो जितना भी हो सके आप उसको स्टॉक रखने की कोशिश कीजिए, जैसे कंपनी से आती है वैसी रखने की कोशिश कीजिए। बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर, वो है एग्जॉस्ट। यहाँ पर बहुत सारे भाइयों को कंपनी वाले एग्जॉस्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद आते। ये वाली जो पॉइंट है ये मतलब मैंने इसलिए कंसीडर किया है, मतलब स्प्लेंडर वगैरह में तो आपको ये एग्जॉस्ट वगैरह लगाओगे नहीं 100 सीसी वाली बाइक में। और ये ज़्यादातर देखा जाए तो 200 सीसी KTM वगैरह बजाज की गाड़ियों में देखा जाए तो बहुत सारे भाई ऐसे शौकीन होते हैं जो मतलब एग्जॉस्ट वगैरह लगाते हैं अपनी बाइक में, थोड़ा सा मतलब लाउडनेस के लिए, थोड़ा आवाज़ बूम बूम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हो ये रहा है कि एग्जॉस्ट में आपको भी पता है कि O2 सेंसर, यानी कि जैसे ही अगर आप देखोगे, अगर आपके पास BS6 बाइक या फिर स्कूटर है तो उसमें देखोगे ना तो एग्जॉस्ट के पास में एक ना बड़ी सी मतलब ना, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये वाला जो सेंसर है लगा हुआ रहता है, ये O2 सेंसर है। अगर आप यहाँ पर बैंड पाइप नया यूज़ करते हो और ये O2 सेंसर अगर आप निकाल देते हो तो भूल जाओ, फिर हो सकता है कि जो गाड़ी है वो आपकी सही से बिल्कुल भी नहीं चलेगी। बिकॉज होता ये है कि ये ऑक्सीजन को मतलब कैलकुलेट करता है और ECM को एक कमांड भेजता है कि भैया इतने अमाउंट में ऐसा, मतलब ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, तो ये इसके लिए बोलोगे तो मतलब पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अगर O2 सेंसर यहाँ से मतलब एग्जॉस्ट बैंड पाइप से निकाल देते हो तो आपकी गाड़ी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है पिकअप वगैरह गाड़ी ना उठाए। अच्छा, यहाँ पर जब ये बात हो ही चुकी है तो कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो बहुत अच्छा दिमाग लगा के रखी हुई हैं, जैसे कि रॉयल एनफील्ड। होता ये है कि यहाँ पर रॉयल एनफील्ड ने उसका भी एक सोल्यूशन निकाल के रखा हुआ है। बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं कि ना स्टॉक वाले एग्जॉस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता उनको जो रॉयल एनफील्ड देती है, बिकॉज वो उतना ज़्यादा बेस प्रोड्यूस नहीं करते और जो साउंड है वो यहाँ पर नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पर रॉयल एनफील्ड एक कमाल करती है, वो ये करती है कि जो बैंड पाइप है जो एग्जॉस्ट से आता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मतलब जो रियर फुट पैक है वहाँ से वो पार्टीशन में रहता है, तो अगर आप एग्जॉस्ट लगाना चाहते हैं तो वहाँ से वो जो एग्जॉस्ट है वो निकल जाएगा और O2 सेंसर वाला जो आगे कैटलिटिक कन्वर्टर है उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो ये एग्जॉस्ट वगैरह इलीगल है, इसको लगाना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए उतना ज़्यादा मतलब ठीक नहीं रहता है। हार्मफुल गैसेस तुरंत मतलब एनवायरनमेंट में निकल जाती है, तो इसलिए एग्जॉस्ट मतलब नहीं लगाना चाहिए बाइक में, ऐसा मैं कह रहा हूँ। बाकी फिर बोलोगे कि आपने बताया, बोल तो दिया कि एग्जॉस्ट लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। तो हो सके तो भाइयों थोड़ा सा स्टॉक रखने की कोशिश करो इसको भी। 5वें पॉइंट के बारे में बात करें तो 5वां पॉइंट है वॉशिंग। देखा जाए तो यहाँ पर वॉशिंग भी मतलब मेन फैक्टर्स में से एक है। होता ये है कि बहुत सारे भाई अपनी गाड़ी की साइड बॉडी पैनल, सीट वगैरह सारी चीज़ें खोल खाल के अच्छे तरीके से दिल और तमन्ना से गाड़ी को धोते हैं। बहुत अच्छी बात है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करना। लेकिन ये जो चीज़ है आप BS4 में करो, बहुत अच्छा चीज़ है। BS6 के साथ में ऐसा बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज अगर ECM वगैरह में पानी चला जाएगा ना तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ECM क्या हो रहा है कि आजकल ना कंपनियां गाड़ी के सीट के नीचे में देती है और आप सीट खोल के यानी कि गाड़ी की जो सीट है निकाल देते हैं और उसके बाद में उसको अच्छे तरीके से प्रेशर मार के पानी
धोते हो तो होता ही है कि अगर ECM में पानी चला गया, यानी ECU बोलते हैं हम। अब क्या है कि मैं बड़ी कार में काम किया था, मतलब मैकेनिक का, तो वहाँ पे मेरे को ECM बोलने की आदत हो गई थी। ECM ECU दोनों मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, तो लगभग कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो वहाँ पे अगर पानी चला जाता है तो ये जो चीज़ है ये गाड़ी का ब्रेन है। अगर दिमाग ख़राब हो गया तो हो सकता है कि वो लंबा खर्चा में बैठ जाओगे। तो यहाँ पर आपको गाड़ी को थोड़ा सा संभाल कर धोना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो मतलब नतीजा आपके सामने आ जाएगा। तो आपको गाड़ी भी प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर मैनर में धोना पड़ेगा। बाकी इन पॉइंट्स के अलावा भी अगर आपके मन में और कोई पॉइंट है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम आगे वीडियो में उसको मतलब लाने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी और वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आईडीज़ यहाँ पे फ्लैश हो रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो गाइस, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी अटेंटिव, बी स्मार्ट, ऑलवेज वेयर हेलमेट, राइड सेफ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।